बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास फिफ्थ है जी। और सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज और सॉल्व्ड जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लेंगे। और मैं बारी दीगर जो है ना वो जिन्होंने इसके रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए, उन्होंने अपना नाम जो है वो सीगा राज में रखने का जो है वो कहा। तो इतने खूबसूरत अंदाज से रिसोर्सेज भेजे गए तो मैं तो तारीफ़ लाजमी करूँगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये कोशिश की है और काविश की है, इसको आप प्रूफ रीड भी कर लें और किस जगह पे अगर कोई आए तो उसको जो है ना वो वीडियो के अंदर बता दीजिएगा, लेक्चर के अंदर, ताकि हम उसको जो है ना वो बेहतर कर सकें। और बारी दीगर इतने खूबसूरत रिसोर्सेज जो है वो बनाकर, और फिर सिर्फ बनाकर ये नहीं किया कि उसको अपने पास रख लिए हैं, बल्कि हम तक पहुँचाए ताकि सब का जो है ना वो बेहतरी और सब का भला इसमें से हो सके। तो एक अनाउंसमेंट करके तो हम सीधा सीधा जो है ना वो सबक के ऊपर चलेंगे। और ट्री इज़ इन द पार्क, इसके ऊपर जो है वो हम इसकी सॉल्व्ड जो है वो क्वेश्चन आंसर्स और सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज और सॉल्व क्विजेस को हम जो है वो सॉल्व्ड असाइनमेंट्स को हम जो है वो करेंगे। तो if you are new on my channel and you are searching for solved quizzes, solved exercises, solved question answers and solved worksheets of Oxford syllabus, Cambridge syllabus, Tifli syllabus, Afaq syllabus, Minhaj syllabus, Laurel Holmes syllabus, or East syllabus, Paramount syllabus, or so on, then you are on the right place, then you are on the right channel, then you are on the right topic, and then you are on the right lecture. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। ट्रीज़ इन द पार्क का जो आपका चैप्टर है उसमें से डिप्थोंग्स को हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा इसको समझाने जा रहा हूँ। डिप्थोंग्स जो है इसमें डिफ्थोंग्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पी एच को जो है वो आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो भी जो है वो गलत नहीं होगा। डिप्थोंग्स चूँकि मेरी ज़ुबान के ऊपर जो वो ये लफ्ज़ बैठ जाता है इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। बाज़ औक़ात जो है वो पी और एच को जो है वो इकट्ठे बोलते हुए लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उसकी जगह पे फ़े की आवाज़ भी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पे याद रखें कि ये पी और एच का जो है ये जो वर्ड है इसके अंदर यही इसकी असल पहचान है कि जब दो हर्फ मिलकर किसी एक लफ्ज़ की आवाज़ दें या एक हर्फ की आवाज़ दें उसे हम डिप्थोंग्स या डिफ्थोंग्स कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा समझिएगा। मैं आपको ये उर्दू के अंदर या ये बेसिकली अरेबिक का कॉन्सेप्ट है और अरबी और इब्रानी ज़ुबान से जो है वो इंग्लिश के अंदर डेरिवेट किया गया है। जब आप लफ्ज़ बोलते हैं या लिखते हैं मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर, इसमें क्या हो रहा है कि दाल जो है वो दो मरतबा होता है तो उसको मुशद्दद कर दिया जाता है, उसके ऊपर शद दे दी जाती है। अब किसी भी जो है ना वो अपने जो है वो अरेबिक टीचर के पास या अपने जो वहाँ पे कारी साहिब या कारिया या आलमा होंगे स्कूल की, उनसे आप इसको मज़ीद जो है वो टॉपिक समझ लेंगे तो फिर आपको डिफ्थोंग्स या डिप्थोंग्स जो है वो बिल्कुल भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो उसके अंदर या इसी तरह मुज़म्मिल है, मुज़म्मिल के अंदर आप क्या करते हैं कि जो जे है उसको आप दो दफ़ा बोलते हैं, जा जो होती है उसको आप दो दफ़ा बोलते हैं, लेकिन लिखते दो दफ़ा नहीं है, बल्कि क्या करते हैं कि एक दफ़ा लिख कर तो उसके ऊपर शद डाल देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये दो मिलकर तो एक ही आवाज़ दे रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंग्लिश के अंदर वो दो लफ्ज़ एक जैसे भी हो सकते हैं और वो दो लफ्ज़ जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है जी। डिफ्थोंग्स या डिप्थोंग्स जो है वो उसमें क्या है, टू लेटर्स का जो है वो वन साउंड होता है। इन्होंने खूबसूरत मिसाल दी हुई है कि दो लेटर होते हैं लेकिन उनका साउंड एक होता है। फॉर एग्जांपल बॉय, बी ओ वाई, इसमें ओ वाई जो है वो ए का सीन दे रहा है, और इसी तरह बॉयल, इसमें ओ और आई जो है वो ओए का सीन जो है वो ओए का जो है वो साउंड दे रहा है। इसी तरह ऑल, ओ डब्ल्यू मिलकर जो है वो ओ का जो है वो साउंड दे रहा है, और इसी तरह स्काउट, स्काउट, ओ यू मिलकर जो है वो आउ या आउट, टी से पीछे जो साउंड बनेगा उसका जो है वो साउंड दे रहा है। इसको हम जो है वो बोलते होते हैं डिप्थोंग्स। बहुत खूबसूरत अंदाज से इसको जो है वो समझाया गया है नोट्स के अंदर। तो आधे से ज़्यादा जो है ना वो मेरी मेहनत जो है वो कम कर दी गई है, और मुझे सिर्फ जो है ना वो इसको इस लेक्चर को आप तक पहुंचाने का जो है वो शर्फ हासिल हो रहा है। और बारी दीगर जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़
जिन्होंने ये भेजा है उनके लिए हम इंशाअल्लाह ताला अपने चैनल की तरफ से इनको सुपर हीरो का जो है वो अवार्ड और सुपर हीरो का मेडल जो है वो लाजमी तौर पर भेजेंगे, और साथ में इनको जो है वो इनको और इनके पूरे स्कूल को और इनके तमाम स्टाफ को इंशाअल्लाह जो है वो एक फ्री जो है वो हम ट्रेनिंग सेशन भी देंगे अपने चैनल की तरफ से, और मेरी तरफ से इनको खुसूसी तौर पे जो है मुबारकबाद भी जाएगी, मुबारकबाद का लेटर भी जाएगा, और उसके साथ साथ इनको जो है वो स्कूल के लिए जो है वो मेडल अलग, और जिन्होंने ये हमें भेजा है उनके लिए मेडल अलग, और इनके तमाम स्कूल के स्टाफ के लिए हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तलिफ जो है वो सर्टिफिकेट्स भी जो है वो भेजेंगे। और वादा है मेरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके स्कूल को एक जो है वो ट्रेनिंग सेशन मैं ज़रूर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दूँगा, और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको हम ज़रूर देंगे। और उसके साथ साथ इनके स्कूल के डिफरेंट किस्म के जो मसाइल होंगे, खा वो मैनेजमेंट से मुतल्लिका होंगे, खा वो जो है वो एकेडमिक्स से मुतल्लिका होंगे, जिस भी अंदाज़ के होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें भी इनकी भरपूर जो है वो मदद की जाएगी। ये आपने जो है ना वो अपने नोट्स इतने अच्छे हमें भेजे हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तमाम अहबाब के लिए जो है वो ये मिशल राह होंगे। मिशल और मशल दोनों तरह से पढ़ना जायज़ है जी। और यानी टॉर्च बीरिंग जो है वो इन्होंने नोट्स हमें भेजे हैं। सो नाउन्स विद नो चेंजेस। अच्छा, ये जो डी क्वेश्चन है नाउन विद नो चेंजेस है, इनको बयान करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। नो चेंजेस का मतलब ये होता है कि वो सिंगुलर में भी वही यूज़ होता है और प्लूरल में भी वही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आई सा मैनी डियर इन द जू, सा मैनी डियर इन द जू, आई सा अ डियर इन द जू, दोनों सूरतों में आप डियर ही लगाएंगे। मैनी और जो है वो यानी उसके साथ आप हर्फ का इजाफा करके या हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करके या आप उसके साथ एडजेक्टिव का इजाफा करके तो आप उसको बयान करेंगे कि ये जो है वो नाउन या ये जो वर्ड है ये प्लूरल बनेगा या सिंगुलर बनेगा। ठीक है जी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, आई सा मैनी डियर इन द जू, इसके अंदर नाउन विद नो चेंजेस है। और अगर आपने इसी को जो है वो सिंगुलर यूज़ करना हो तो तब आप क्या करेंगे कि इसी के साथ आप बयान करेंगे आई सा अ डियर इन द जू। दोनों सूरतों में आपके नाउन के अंदर जो है वो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और यही इसकी बुनियादी मिसाल है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन बी है जी, हिना काट मैनी फिशेज़ और हिना काट 2 फिशेज़। दोनों सूरतों में आप याद रख लीजिए, मैं आपको जो है वो समझा रहा हूँ कि ये जो है वो नाउन है विद नो चेंजेस। नाउन विद नो चेंजेस क्यों है कि आप इसको सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तब भी वही यूज़ होगा, और आप इसको प्लूरल यूज़ कर रहे हैं तब भी वही होगा। लेकिन एक टिप आपको यहाँ पर और समझाता है जो ग्रामेटिकली, अगर आपने मुख्तलिफ मछलियों के बारे में यानी मुख्तलिफ मछलियों के मुख्तलिफ स्पीशीज़ या मछलियों के मुख्तलिफ काइंड्स के बारे में बात करनी हो तो फिर आप उसके लिए फिशेज़ लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो है वो नो चेंजेस के जो है वो मद के अंदर अगर आप इसको सिंगुलर और प्लूरल यूज़ करेंगे तो दोनों सूरतों के अंदर ये वर्ड जो है वो आपका सिंगुलर यूज़ होगा, और इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब या कोई भी एडजेक्टिव ला के तो इसको जो है वो प्लूरल बनाएंगे। सी के अंदर जी, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द पार्क। अब जो कैटल है, अब वो सिंगल मवेशी हो यानी एक हो तो तब भी कैटल रहेगा, 2 4 5 10 जमा की सूरत में हो तो तब भी वही जो है वो कैटल रहेगा। ये मुराद यहाँ पे जो है वो आपको मिसालों के ज़रिए समझाया गया है। तो आगे चलते हैं, आगे हैं जी मीनिंग्स, और मीनिंग्स के अंदर जो है वो क्रैशिंग है। क्रैशिंग का मतलब होता है, बेसिकली याद रख लीजिए, टक्कर या टकराना। क्रैश का मतलब टक्कर, और क्रैशिंग एनिंग फॉर्म बन गई आईएनजी वाली, तो इसका मतलब ये है टकराना। लेकिन इसका जो है वो डायरेक्ट हादसा जो है वो साइड मीनिंग है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इनडायरेक्ट मीनिंग है हादसा, डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। हादसा के जो डायरेक्ट मीनिंग आप लेके आते हैं वो आप एक्सीडेंट से लेके आते हैं, ना कि क्रैशिंग से। उसके बाद जो है ना वो आप इसके जी को साइलेंट करके बोलेंगे। अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको स्पोकन का भी इसके साथ गाइड करता चलूँ, आप इसको जो है वो जी को साइलेंट करके बोलेंगे तो ये बनेगा क्रैश इन, क्रैश इन, क्रैश इन, जी को साइलेंट करके। और उसके बाद जो वो स्टोन्स हैं, स्टोन्स का जो है एज इट इज़ है पत्थर, उसकी जमा बन जाएगा, स्टोन की जमा जो है वो स्टोन्स आ जाएगा, ईएस लगा है। शोर और बीच के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीच जो होता है बेसिकली जो साइली पट्टी खुश्क होती है उसको कहते होते हैं। शोर वो एरिया होता है साइल का कि जहाँ तक आसानी से कश्ती आ सके और उस कश्ती के ऊपर से उतर कर लोग जो है और वहीं से कश्ती वापस जो है वो गहरे पानियों में जा सके, वो इलाका जो है वो शोर कहलाता होता है। तो बीच भी जो है, बीच मैंने आपको बता दिया है कि जो खाली जो बिल्कुल खुश्क हिस्सा होता है या जहाँ पे कभी कभार पानी जाता होता है तो उस एरिया को बीच कहते होते हैं। उसके बाद है जी स्टिंग।
स्टिंग का मतलब होता है जी डंक, और उसके बाद है सैंड कैसल। याद रख लीजिए कि ये जो है वो मुरक्कब लफ्ज़ है। जब आपको इसको इकट्ठे पढ़ेंगे तो डी को साइलेंट कर देंगे, और डी को जब आप साइलेंट करेंगे तो ये बन जाएगा सैंड कैसल। ये क्या बन जाएगा? सैंड कैसल, सैंड कैसल। आप तेज़ी के अंदर जब इसको बयान करेंगे तो डी को साइलेंट कर देंगे, इससे आपकी अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो और खूबसूरत हो जाएगी। याद रख लीजिए, आप इसको बोलेंगे कैसे बोलेंगे? डी को आप साइलेंट करके फिर बोलेंगे सैंड कैसल, सैंड कैसल। ठीक है जी, सैंड कैसल नहीं बोलेंगे, इसको डी को साइलेंट करके आप बोलेंगे सैंड कैसल। और इसी तरह अनफॉरगेटेबल, सैंड कैसल का मतलब होता है रेत का महल। आपने कैसल लिख दी है तो कैसल भी जो है ना वो बोला जाता है उर्दू के अंदर, कोई ऐसा नहीं, लेकिन बेहतरीन अगर इसकी एग्जैक्ट उर्दू करेंगे तो वो बनेगा महल। जो है ना वो महल भी पढ़ा जाता है, लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो महल और महल दोनों तरह से पढ़ना जायज़ है। महल का लफ्ज़ी मतलब होता है वकूफ़ पज़ीर होने वाली जगह। ठीक है जी, ये मैंने उर्दू के अंदर आपको छठी क्लास, 5वीं क्लास की जो उर्दू है उसके अंदर डिटेल से मैंने आपको जो है वो पढ़ाए हुए हैं ये सारी चीज़ें। कपल, कपल का मतलब होता है जी जोड़े। ठीक है, कपल। अब यहाँ पे ओ यू भी जो है वो आपका डिफ्थोंग्स है, और वो डिटेल से यहाँ पर बता रहा है अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल। अब इसके अंदर जो है ना वो हमने यहाँ पे स्पीड की, स्पीड में बोला है, और डबल टी को हमने सिंगल टी के अंदर जो है ना वो किया है अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल, नाकाबिले फरामोश, ना भुलाया जाने वाला। उसके बाद है जी बिगेन, बिगेन का मतलब है जी शुरू हुए, बिगेन का मतलब है शुरू हुए। ट्रिप, ट्रिप का मतलब है सैर, जिसके लिए आप विजिट भी यूज़ करते हैं, लेकिन याद रख लीजिए ट्रिप वो सारा अमल होता है, ठीक है, जो पूरा वकूफ़ पज़ीर होता है और जिसको आप, जिसकी आप रुदात भी लिखते होते हैं, जबकि विज़िट जो होता है वो उस जाने को कहते हैं। आई एम विजिटिंग अ ज़ू, मैं एक ज़ू की सैर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है नर्म। ठीक है जी, एनजॉइन, एनजॉइन मैंने आपको बताया था कि जी आपने साइलेंट कर देना, एनजॉइन। और एन्जॉइंग हमारे यहाँ आमतौर पे पढ़ा जाता है, तो लेकिन असल में जो स्पोकन बनेगी वो क्या बनेगी? एन्जॉइन। एन्जॉइन का मतलब है लुत्फ अंदोज होना। क्या मतलब है? लुत्फ अंदोज होना। वर्ड्स और सेंटेंसेस। अच्छा जी, स्टिंग है तो इसका जो है ना वो जुमला इन्होंने हमें लिख के भिजवाया है जी। द रेड स्पॉट ऑन हिज आर्म, द रेड स्पॉट ऑन हिज आर्म इज अ स्टिंग। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये जुमला मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा शायद यहाँ पे जो है ना वो शायद प्रॉपर तरीके से मुझे अभी मैं इसकी जगह पे आपको जुमला मज़ीद भी जो है ना बेहतर कर देता हूँ। देर वाज अ स्टिंग ड्यू टू डंक ऑफ अ हनी बी, शहद की मक्खी की वजह से हनी, देर वाज अ स्टिंग, देर वाज अ स्टिंग। यहाँ पे डंक और स्टिंग, डंक बजाते खुद भी इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, स्टिंग का मतलब जो है वो, लेकिन डंक जो इंग्लिश का वर्ड है उस डंक का मतलब होता है जो गाय का गोबर होता है वो। ठीक है, देर वाज अ हनी, देर वाज अ स्टिंग ऑन हिज हैंड बिकॉज ऑफ हनी बी। ये आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर जो है ना वो माना समझ आ जाएगा कि शहद की मक्खी की वजह से उसके हाथ के ऊपर एक डंक बना हुआ था, ये डंक लगा हुआ था। ड्रीम, ख्वाब, द ड्रीम हैज़ बिकम रियलिटी, द ड्रीम हैज़ बिकेम रियलिटी, बिकम दोनों तरह से ठीक है। अच्छा, ड्रीम सिंगल है, ठीक है। हैज़ बिकम रियलिटी। मेमोरीज, मेमोरीज कैन बी पेनफुल। अच्छा, ये आपने किया, इसकी जगह पे वो ऊपर बड़ा खूबसूरत आपने वर्ड दिया हुआ था, मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल। ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल। ठीक है जी, उसके बाद है यूनिट नंबर 3, अ विजिट टू द सी साइड, अ विजिट टू द सी साइड, साहिल समंदर का नज़ारा, साहिल समंदर के किनारे की सैर। अच्छा, साहिल समंदर इट सेल्फ किनारा होता है, तो यहाँ पे आपको किनारे की, किनारा देने की ज़रूरत नहीं थी, ये आप रिमूव कर लीजिएगा यहाँ से, इसको प्रूफ रीड कर लीजिएगा। साहिल समंदर की सैर, साहिल समंदर इट सेल्फ समंदर का किनारा होता है, और अगर आपने साहिल लगाना है तो फिर किनारा नहीं लगाएंगे, आप कर लीजिएगा। अगर साहिल नहीं लगाना फिर आप कर सकते हैं समंदर के किनारे की सैर। ठीक है जी। वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग। अच्छा, जो है वो प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ में क्या है जी, विजिट है और
विज़िट टू हिल स्टेशन है, और विज़िट टू हिस्टोरिकल प्लेस है, विज़िट टू, अच्छा जी ये प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर वहाँ पे बयान किया हुआ था। अब डेफिनेटली अगर ये लेक्चर जो है वो चैनल पे आपने सुन रखा है तो उसमें डिटेल से पढ़ा हुआ होगा। अच्छा जी, जर्नी, जर्नी जो है वो सफ़र को कहते हैं जर्नी, जर्नी 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 जो है वो सफ़र को कहते हैं जी। लैंडस्केप, जिस तरह हमने लैंड कैसल पढ़ा था, यहाँ पर भी जो है वो ये मुरक्कब वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, तो इस वजह से डी आप साइलेंट कर देंगे। लैंडस्केप, लैंडस्केप नज़ारा, ठीक है जी। प्लेन्स कहते हैं मैदान को, प्लेन अगर एस के बगैर होता तो एक मैदान, यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती कर गए हैं, इसको प्रूव रीड कर लीजिएगा, मैदानों, एस है ना तो फिर जो है ना वो यहाँ पे मैदानों करें ना, जमा करें उसकी। तो कवर्ड, कवर्ड का मतलब है जी ढांप देते हैं, ढांप देता नहीं, कवर्ड का मतलब ढांप दिया या ढांपा, ये ज़्यादा खूबसूरत माने और एग्जैक्ट मीनिंग है। कवर्ड का मतलब ढांपा या ढांप दिया, ठीक है। वार्मली, वार्मली 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 गमजोशी से, और रिमेंड रहते हुए या रहना, जो है ना वो आपको ब्रैकेट में, लेकिन रहते जो है ना वो ठीक है, आपने ज़्यादा खूबसूरत किया हुआ है जी। कन्फर्म्ड का मतलब होता है, कन्फर्म्ड का मतलब आपने क्या लिखा हुआ है, अच्छा वाजे करना। कन्फर्म्ड का मतलब होता है पक्का करना, पुख्ता करना, ये ज़्यादा जो है ना वो करीने के आस है, वाजे करना साइड मीनिंग में हो सकता है। फंक्शन, फंक्शन, अच्छा इसमें सी टी जो है वो जी के आवाज़ में जो होता है, लेकिन फंक्शन होता है, हमने इसको गलत उलाम कर दिया हुआ है, फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन। हमने इसको उर्दू के अंदर जो है ना वो डेरिवेट करते हुए सी टी की जगह पे जी लगा दिया। जैसे हमने स्कूल को डेरिवेट किया ना तो उसके शुरू में हमने एस लगा दिया, यानी स्कूल को जब हम इंग्लिश से उर्दू में लेके आए तो हमने स्कूल बना दिया अलिफ लगा के, और इसी तरह हमने फंक्शन को जब उर्दू के अंदर जो है वो हम लेके आए इस वर्ड को, तो हमने इसको फंक्शन बना दिया, ठीक है। सेट ऑफ, सेट ऑफ निकल पड़े, सेट ऑफ का मतलब जो है ना वो रवाना हो जाना, ज़्यादा खूबसूरत है उर्दू, अच्छी उर्दू के अंदर। कराची वाले अगर आपको सुन लेंगे ना तो उन्होंने जो है ना वो रो पढ़ना है कि हमारी उर्दू के साथ क्या अशर किया हुआ है। सेट ऑफ रवाना हुए, ठीक है जी। ब्लोइंग, अब ब्लोइंग भी आप पढ़ सकते हैं और ब्लोइंग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि डिफ्थोंग्स आ चुके हैं तो अगर जी को मिला के भी पढ़ लेंगे तो स्पोकन में गलत नहीं होगा। ब्लोइंग का मतलब याद रख लीजिए फूंक मारना है, उड़ाना इसका साइड मीनिंग है। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, ठीक है जी, या फूंक मार के उड़ा देना, ये आपको लिख देना चाहिए था। अब नीचे वर्ड जो है ना वो कट गया है जी, थका देने वाला, मेरे ख्याल से टायर्ड होगा शायद। ब्रीज होता है जी सुबह की ठंडी हवा, जो है वो जिसे आप सबा भी कहते हैं या बाद नसीम भी कहते हैं। उसके बाद जी अगले पेज के ऊपर है, अब ये वर्ड क्या है, अच्छा कॉग्नेट्स। कॉग्नेट्स का मतलब है जी इदराक, और बेसिकली कॉग्नेट्स याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं और समझा दूं। कॉग्नेट्स का मतलब बुनियादी तौर पे ये होता है कि कॉग्नेट्स उन अल्फाज को कहते हैं जो होते तो किसी और ज़ुबान के हैं, लेकिन वो हमारी ज़ुबान के अंदर भी उन्हीं माना के साथ और उसी प्रोनंसिएशन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें कॉग्नेट्स कहते हैं। और इसकी उर्दू बनेगी, ये भी दुरुस्त कर लीजिए, गरीब अल्फाज या गराइब, गराइब ज़ुबान या गरीब ज़ुबान भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने उसकी जमा कर दी है। गराइब ज़ुबान का मतलब ही ये होता है कि जो गरीब हों, यानी कि किसी और जगह से या किसी और ज़ुबान से हमारी ज़ुबान के अंदर लाए गए हों, जैसे बंगला, जैसे जंगल, जैसे फॉरेस्ट भी अब उर्दू के अंदर हम फॉरेस्ट इस्तेमाल करते हैं, सिंगल, मोबाइल, इसी तरह सिम है, ठीक है जी। आप जो है ना वो सिम को सिम के तौर पे जो है वो डायरेक्ट ले आते हैं। ट्रैफिक है, ठीक है, सिग्नल है, और उसके बाद जी तफहीम इबारत, कंप्रीहेंशन जो है ना उसको पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ द राइटर, राइटर का ड्रीम क्या था? द राइटर हैज़ अ यूनिक ड्रीम, ठीक है, ये भी खूबसूरत है। द राइटर हैज़ अ, 5th क्लास के बच्चे हैं, इतना तो उनको याद होना चाहिए। द राइटर हैज़ अ यूनिक ड्रीम। वाई डिड आंट इकरा इन्वाइट द राइटर टू कराची, आंट इकरा ने राइटर को कराची क्यों बुलवाया? सिंपल सा है जी कि आंट इकरा वांट्स दैट द राइटर मस्ट वॉच एंड एंजॉय द सी शोर और एंजॉय द सी साइड, ये भी कर सकते हैं। अब इन्होंने आगे, वो मेरे ख्याल पेज आगे चला गया है तो देखते हैं, ये आ गया जी, ओके। वाइल रीडिंग है जी, दे विल स्टे कराची फॉर अ 7 डे, फॉर अ 7 डे नहीं होगा, ये बात ध्यान में रख लीजिए, फॉर 7 डेज,
7 जो है वो लगा के आपने जो है ना वो डेज करना है। आ काट दीजिएगा, इसमें से आ जो है वो गलत है, इसको जो है वो आप दुरुस्त कर लीजिएगा अपने जो है वो नोट्स जब आपने जो है ना बच्चों को देने हैं या इसको जो है वो कॉपी करवाना है तो ये याद रख लीजिएगा। और बनेगा जी, आंट इकरा इनवाइट द राइटर्स टू कराची टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट एंड ऑल द अदर एक्सपर्टीज़ ऑफ कराची या ऑल द अदर एन्जॉयमेंट्स ऑफ कराची, ये भी हो सकता है, दोनों तरह से ठीक है। हाउ वाज हर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी बाई ट्रेन, इसका आंसर बनेगा जी उसका क्या एक्सपीरियंस था ट्रेन की तरफ से। द जर्नी बाई ट्रेन वॉज अ बिट कम्प्लिकेटेड, द जर्नी बाई ट्रेन से वॉज अ बिट कम्प्लिकेटेड। वट प्लेसेस डिड शी विजिट इन कराची, वट प्लेसेस, कौन कौन सी जो प्लेसेस थी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब अमूमन मुश्किल होता है या इश्काल पर मबनी। डिड विजिट इन कराची, कराची में उन्होंने जो वो देखी थी। आंसर, शी विजिटेड इन कराची, उसने कराची में देखा या सैर की। मैनी प्लेसेस, बहुत सी जगह। एंड मैनी मेमोरेबल प्लेसेस, अब आपने जो है ना वो थोड़ा सा गलत कर दिया है। 2 दफ़ा प्लेस लें, इसकी जगह पे अगर आप जो है ना वो जो है ना मेमोरेबल की जगह पे फिर आप मोनोमेंट्स कर देते। मेमोरेबल प्लेसेस की बजाय ना आप मैनी मोनोमेंट्स, बहुत सी यादगारें इन कराची, कराची के अंदर, ये ज़्यादा बेहतर था। और इफ़ यू हैव एवर विजिटेड द सी साइड, अगर आपने, मैंने तो बड़ी दफ़ा विज़िट किया है आज़रबाईजान में, बाकू में जो है ना वो विज़िट किया है, जो है वो कराची जो है वो इब्ने कासिम पार्क और हॉक्स बे कॉटेजेस, और उसके बाद जो है ना यूएई के अंदर जो है वो डिफरेंट जगहों पे, इसी तरह टर्की का जो है ना वो बड़ी खूबसूरत है। और खैर इस पे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको एक व्लॉग देना है बहुत जल्द, तो उसमें जो है ना आप देख लीजिएगा। और अगर आप उसको जो है वो डॉक्यूमेंट्री के तौर पे बच्चों को दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्री के तौर पे दिखाना हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उसमें जो है ना वो परियों वगैरह को, आप समझ ही गए होंगे, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह बीच में से कट करके तो उसको बच्चों के लिए जो है ना वो एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री बना के जो है ना वो अपलोड कर दूँ। अच्छा जी, आंसर है इसका, आई विजिटेड द सी साइड और अ हिल स्टेशन दैट वाज वेरी वंडरफुल, ठीक है, खूबसूरत है, यहाँ तक आपने ठीक लिखा है। एंड वेरी अनफॉरगेटेबल, ये भी ठीक है जी, खूबसूरत बनाया आपने आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर पर देखिए। बॉय इज स्टैंडिंग, बच्चा खड़ा है। बॉय इज ऑन द बाइसिकल, बच्चा बाइसिकल पे है। मदर इज ऑन द कारपेट, माँ जो है वो कारपेट के ऊपर है। एंड अब इससे अगला जो है ना वो यहाँ पर कट गया है। सो ये वर्ड जो है ना वो अब आई थिंक सिस्टर वाज ऑन द स्विंग, इस तरह करके होगा शायद। तो डी सब्सक्राइबर, मैं आखिर में जो है वो जाने से पहले दोबारा जो है ना वो, ये ऑन डिमांड लेक्चर नहीं है बल्कि ये एजाज़ी लेक्चर है। और ये जो है ना वो चूँकि ये रिसोर्सेज के साथ जो है ना वो, ये रिसोर्सेज मेरे नहीं हैं, बाय गॉड मैं दोबारा जो है ना वो इनको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। और जिन्होंने ये रिसोर्सेज हमें भेजे हैं, बहुत मेहनत से भेजे गए हैं, मैंने इसको प्रूफ रीड भी कर दिया है, और आप भी जो है ना वो इसको दोबारा जो है वो चेक कर लीजिएगा। और इसकी जितनी भी गलतियाँ थी वो भी मैंने जो है ना वो निकाल के साथ साथ आपको बयान कर दी हैं। अगर तो आप वीडियो को जो है ना वो मुकम्मल देखेंगे, पूरा लेक्चर सुनेंगे, तो उम्मीद है आप गलतियों को जो है ना वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। और अगर आपने जो है ना वो उसी तरह दूसरे लोगों की तरह आपने स्किप करके या फॉरवर्ड करके देखा, तो फिर अल्टीमेटली जो है ना वो रिज़ल्ट यही होगा कि आपको जो है वो अपनी वो जो गलतियाँ हैं वो उसी जगह पर रहेंगी। तो dear subscriber, let me go now, and we will be right back with you with the new topic, with the new lecture, with the new assignment, or with the new solved worksheets. And so let me go now and say with me, do something more for humanity.